जिस शख्स का दिल महाराष्ट्र में बसता था, जो कि मुंबई की राजनीति को साधने के लिए दिल्ली आया था, उसने अंतिम सांस दिल्ली में ले ली। कल्पना कर सकते हैं कि जिस राजनीति को ग्रामीण जीवन और खेतिहर जीवन से निकलकर दिल्ली तक साधने के लिए निकला हुआ शख्स एक ऐसे मोड़ पर आकर मौत का ग्रास बन गया, जहां पर आने वाले दौर में उसे उन परिस्थितियों को साधना था बतौर कैबिनेट मंत्री। तो जाहिर है भारतीय राजनीति के लिए ये एक सबसे दुखद स्थिति है। भारतीय राजनीति के लिए दुखद स्थिति इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति में कैबिनेट स्तर के मंत्री तिकड़म और सियासत करते हुए बन जाते हैं लोग, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जिस संघर्ष और जिस अथक जद्दोजहद करते हुए भारतीय राजनीति में लगातार श्रम करते हुए नजर आए, उसमें कैबिनेट स्तर पर बनने के बाद एक भरोसा, एक उम्मीद हर किसी में थी कि जिस परिवेश से वो निकले हैं उस परिवेश को कहीं ना कहीं मुख्यधारा की राजनीति से नहीं बल्कि मुख्यधारा के देश के विकास के दौर से जोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो वह गोपीनाथ मुंडे ही करेंगे। किसान परिवार से निकला हुआ शख्स, इनके पिता जिस रूप में किसानी करते थे और बेटे के जन्म के साथ उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि बेटा इस रूप में राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ता चला जाएगा और देश के मानस पटल पर छा जाएगा, ये कल्पना कभी नहीं की गई होगी। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन इन सब के बीच 12 दिसंबर 1949 को जन्मे गोपीनाथ मुंडे परिवार में 3 बच्चों में से एक थे। माँ बाप सिर्फ पढ़ाई की दिशा में ध्यान दे रहे थे और वो चाहते थे कि कम से कम पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से वो आगे बढ़े। परली के जिला परिषद स्कूल, फिर अम्बे जोगई में BA कॉमर्स करना, फिर उसके बाद वकील की पढ़ाई LLB भी करना, और इन सब के बीच प्रमोद महाजन से दोस्ती, प्रमोद महाजन की बहन के साथ विवाह, ये सारी परिस्थितियां बनती चली गई। खुद गोपीनाथ मुंडे के परिवार में 3 उनकी बेटियां, पंकजा, प्रीतम और यशाद्री। पंकजा खुद विधायक हैं, प्रीतम जो है वो डॉक्टर है, यशाद्री जो है वो कानून की पढ़ाई कर चुकी है या कानून की पढ़ाई कर रही है। इसका मतलब एक ये है कि लगातार बच्चों को, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश और शिक्षा दीक्षा देकर भारतीय राजनीति को समझने की बात पंकजा से जिक्र बार बार होता रहा कि इस राजनीति में कैसे, तो पिता का जिक्र ही करती थी। और शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक विकट स्थिति इसलिए भी होगी क्योंकि देश में सबसे मुख्य मुद्दा किसानी का रहा है और किसानी की परिस्थितियों को साधने के लिए कौन सा नेता ऐसा है जो इन परिस्थितियों को समझे। कम से कम उन परिस्थितियों से निकला हुआ वो कौन सा शख्स कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, शायद ये एक सवाल है। गोपीनाथ मुंडे जरूर निकले। गोपीनाथ मुंडे उन परिस्थितियों से निकले, उनसे आगे बढ़ते चले गए। गोपीनाथ मुंडे ने संघ परिवार की शाखाओं से लेकर बीजेपी के प्रचार, संघ के प्रचार, इन सब के जरिए राजनीति को में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश किसी कार्यकर्ता के स्तर पर की, और इसीलिए वो कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ता नजर आते थे, नेताओं के बीच एक जमीनी श्रमिक नेता के तौर पर नजर आते थे। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि गोपीनाथ मुंडे की मौत का मतलब ऐसे मौके पर भारत की राजनीति के लिए या फिर खुद इस वक्त मौजूदा सरकार के लिए कितना स्तब्ध करने वाला और कितना बड़ी शून्यता की पहचान है। अशोक सिंघल, हम लोग लगातार जिस बात का जिक्र करते हैं, अच्छा, ये हम जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये CFSL की टीम दरअसल पहुंच गई है, जो गाड़ियों में टक्कर हुई, जिसमें इंडिका गाड़ी जिसके जरिए टक्कर हुई, और जो इसकी लगातार CFSL जांच की जा रही है क्योंकि उसकी भी एक पूरी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के ज़रिए इस बात की पता लगती है कि क्या टक्कर के वक्त गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी। उस स्पीड के ज़रिए इस बात का भी एहसास होता है कि क्या ये टक्कर मारने के लिए तो नहीं थी, ये स्पीड बढ़ाई गई थी, या गाड़ी जो नॉर्मल वे में चल रही थी वही गाड़ी झटके में रेड लाइट जंप करने की स्थिति में टक्कर हो गई। ये सारी परिस्थितियाँ CFSL के ज़रिए पता चलती है, जो कि जिस वक्त जांच हो रही है। अशोक, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या वहां पर निकलने की तैयारी हो गई है? प्रसून, बिल्कुल, कभी भी ये उनके पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया जा सकता है। उनकी बेटी पहुँच के, उनका दामाद पहुँच चुका है, नितिन गडकरी खुद उनको एयरपोर्ट लेने गए थे और पूरी तैयारियां हैं। बस किसी भी वक्त यहाँ से बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा सकता है और पूरी तैयारियां देख सकते हैं कि पीछे जिस ढंग से सुरक्षा बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। प्रसून, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ तैनात कर दिए गए हैं, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि उनके पार्थिव शरीर की गाड़ी को ले जाने के लिए कोई दिक्कत ना आए, और रास्ते में भी बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि उनको स्मूथली रास्ता मिल सके। किसी भी वक्त पूरी तैयारी है। जिस वाहन में उनको ले जाया जाएगा वो वाहन पूरी तरीके से तैयार है। थोड़ी देर पहले वो वाहन यहाँ पर पहुंचा था मिलिट्री का, जिसमें पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा।
बस इंतजार किया जा रहा है, उनकी फैमिली के आने का इंतजार किया गया था। थोड़ी देर पहले उनकी फैमिली यहाँ पहुंच चुकी है प्रेसून, और कभी भी वो यहाँ से बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए जा सकते हैं। हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक पहचान के बीच ये बता दें कि इस वक्त आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जांच टीम जो CFSL की होती है वो एक एक चीज़ की जानकारी ले रही है, गाड़ी को देख रही है, उसके बारे में वो जानकारी हासिल कर रही है। ड्राइवर का दोस्त था जो जानकारी दे रहा था, लेकिन गोपीनाथ मुंडे, ये जिक्र हम बार बार इसलिए इस देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कि प्राइमरी स्कूल, जो कि सबसे शुरुआती दौर होता है, वो नाथरा गांव में उनकी पढ़ाई हो रही थी, पेड़ के नीचे वहाँ बैठकर पढ़ाई करते थे। उसके बाद जिला परिषद के स्कूल पारली में उनका नाम लिखाया गया। फिर BA कॉमर्स उन्होंने अम्बा जोगई से किया था, और फिर जो अपनी जानकारी दी थी उन्होंने एजुकेशन डिटेल्स, वो ग्रेजुएटेड प्रोफेशनल जो लॉ की जानकारी थी वो पुणे से की थी उन्होंने 1976 में, जिसको लेकर एक तरीके का विवाद था कि वो कॉलेज 1978 में बना, आपने 1976 में कैसे कर ली। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर जो अपनी राजनीतिक शुरुआत करने से पहले जिन विकट परिस्थितियों को इस देश के भीतर देखता है, इस देश की अंदरूनी हालत यही है। आज भी बहुत तेरे स्कूल पेड़ के नीचे ही लगते हैं। खेतीहर किसान के घर में पैदा हुआ बच्चा जो देखता है किस तरह से खेती होती है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। वो पूरा मराठवाड़ा का इलाका पानी के मामले में बेहद सूखा इलाका रहा है और सिंचाई की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जानकर हैरत होगी, मराठवाड़ा में सिर्फ 2% ज़मीन है जहाँ पे सरकारी सिंचाई की व्यवस्था है, बाकी सिंचाई आपको खुद करनी है, चाहे वो पंप के ज़रिए हो, पानी खींचना हो। ये सारी परिस्थिति मराठवाड़ा का एक सच है। विदर्भ की स्थिति और विकट है। इन तमाम स्थितियों को गोपीनाथ मुंडे ने बाखूबी देखा है। इसलिए ये सवाल था कि अब जब वह कृषि विकास मंत्री बने हैं तो क्या वो अब इस पद के ज़रिए भारत में एग्रीकल्चर को लेकर, खेती हर स्थिति को लेकर उस ज़मीनी तौर पर एक बेहतर स्थिति किसानों को दे सकेंगे, क्योंकि किसानों की खुदकुशी का जिक्र में नंबर 1 महाराष्ट्र ही आता है। और खुदकुशी के जिक्र को लेकर जब जब दिल्ली के ज़रिए कोई पैकेज दिया जाता था तो गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति करते वक्त अक्सर कहते थे कि दिल्ली की राजनीति को खेत समझ में नहीं आता है, उसे सिर्फ पैकेज समझ में आता है और पैसा समझ में आता है। गोपीनाथ मुंडे अक्सर इस बात का जिक्र किया करते थे, और वाजपेयी सरकार जब थी और उस समय वो महाराष्ट्र में राजनीति करते तब भी वो किया करते, कहते थे कि एक खेती को लेकर एक नीति बनाई जानी चाहिए। और यही वजह है कि 1995 जब शिवसेना BJP सरकार आई तो हालांकि वह उसमें उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के तौर पर चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि विदर्भ को और मराठवाड़ा को लेकर, विदर्भ के किसानों को लेकर और मराठवाड़ा में सिंचाई व्यवस्था को लेकर कम से कम एक ठोस योजना होनी चाहिए। ये अलग बात है, ये ठोस योजना नहीं बनी, लेकिन इसका जिक्र वो अपने दौर में लगातार करते थे। इसलिए अब ये बड़ा सवाल है कि कैबिनेट जब इतने बड़े जनादेश के साथ बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उम्मीद और आसरा है, ऐसे में उन मंत्रियों की ज़रूरत बहुत है जो कि जिनकी एक दृष्टि हो, इस दृष्टि के ज़रिए जिनकी पहचान उस ज़मीनी हकीकत को समझने की हो कि दरअसल इस देश को कैसे साधा जा सकता है और देश की स्थिति कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। गोपीनाथ मुंडे के ज़रिए ये सारी स्थितियों को खोया गया है, ये एक सच है, क्योंकि लगातार कृषि मंत्रालय की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये भी एक सच है। लेकिन दूसरी स्थिति यह भी है कि कृषि मंत्री इससे पहले शरद पवार थे। शरद पवार जिस तरीके से राजनीति कर रहे थे और खेती की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, अक्सर संसद के भीतर इसको लेकर हंगामा होता था। अक्सर सुषमा स्वराज कहती थी, देखिए लोग खुदकुशी, किसान खुदकुशी करता, शरद पवार मुस्कुरा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे इस दर्द को भी समझते थे और उस समय गुस्से में भी रहते थे कि कम से कम यूपीए सरकार को ऐसे समझना चाहिए। लेकिन अब सवाल था कि अब एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसमें कृषि मंत्री होंगे, बहुत उम्मीद, बहुत आस थी। लेकिन इन सबसे बड़ी आस ये होती है कि आप कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ते हैं, और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की सीख जो थी वो संघ परिवार की शाखाओं के जरिए गोपीनाथ मुंडे ने पाई थी। गोपीनाथ मुंडे समझते थे शाखाओं में साथ जोड़ने के लिए, खासतौर से जब संभाजी नगर में वो संभाजी नगर मंडल में जब वो शाखा RSS की लगाया करते थे और वहाँ मौजूद होते थे, तो किस तरीके से अपने इलाके के लोगों को घेरते थे, ये सारी परिस्थिति हर किसी ने देखी है। गोपीनाथ मुंडे जी का पार्थिव शरीर अब से चंद मिनटों के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर से बीजेपी हेडक्वार्टर में रवाना होगा। तो आपने ये आप तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर
बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गया है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर से रवानगी हुई है। परिवार के सदस्य वहां जैसे ही पहुंचे, खासतौर से उनकी बेटी पंकजा वहां पर पहुंची और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर अशोक रोड में रखा जाएगा। वहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और उस जगह पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। जाहिर है ये पूरी पार्टी के लिए एक ऐसा वक्त है जिसमें एक उल्लास, उम्मीद, आसरा, भरोसा सबको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही थी और सरकार के तौर पर अब दिखाने का वक्त था। और ऐसे मौके पर अपने एक ऐसे सहयोगी को खो देना जिस सहयोगी के ज़रिए ज़मीनी जानकारी मिलती थी और जिसके ज़रिए, क्योंकि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए वो जानकारी, पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन किस रूप में उसको लागू किया जाना है, वो कौन सी नीतियां बनानी है जिससे इस देश में कम से कम खेतीहर समाज को साधा जा सके, मजदूर किसानों की बात हो सके। क्योंकि इससे पहले कि सरकार ने साधने के लिए मनरेगा ले आई, लेकिन उस मनरेगा के ज़रिए इस देश में 35-40 हज़ार करोड़ रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन दिशा विहीन था वो कोई रास्ता नहीं था कि किस दिशा में आप ले जा रहे हैं इस देश को। लेकिन अब सवाल था कि नई सरकार आई है और गोपीनाथ मुंडे सरीखा व्यक्ति अगर किसान को देखेगा, समझेगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर देखेगा तो बहुत सारी स्थिति अनुकूल हो सकती है। लेकिन किसे पता था कि जो राजनेता निकला महाराष्ट्र की राजनीति को साधते हुए दिल्ली आया कि आज नहीं कल उसे महाराष्ट्र लौट के उसे एक बेहतर तरीके से देखना है, समझना है। और पिछले दिनों ये चर्चा भी चल निकली कि अब महाराष्ट्र में चूंकि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव विधानसभा के होंगे तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार के तौर पर पेश किया जा सकता है गोपीनाथ मुंडे को। तो गोपीनाथ मुंडे के जरिए महाराष्ट्र की जनता को बड़ी आशा रही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे नेताओं को देखा गया। उन नेताओं में एक विलासराव देशमुख जरूर थे जो पंचायत की राजनीति करते हुए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे थे। ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर ये बार बार जिक्र होता है। और ग्रामीण विकास मंत्री में हम एक चीज़ और बता दें कि यूपीए के दौर में ग्रामीण विकास मंत्री के हिस्से में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय ईजीओएम जो बैठता था, हालांकि अब वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय को जोड़ा गया था। और इस बात का जिक्र बार बार होता था कि ग्रामीण विकास और शहरी विकास इन दोनों के साथ साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को साथ में जोड़ा जाए, क्योंकि विकास की दृष्टि तभी संभव हो पाएगी जब उसमें खेतीहर समाज को साथ में जोड़ा जाए। नई परिस्थिति में इस बात का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गोपीनाथ मुंडे ने पद संभालने के बाद जो जानकारी है उसमें इस बात का अक्सर जिक्र किया करते थे कि वह इस देश के जो किसान हैं, खेती करने वाला तबका है, उसकी वो बारीकियों को समझते हैं। और जब ग्रामीण विकास सिर्फ इस नज़रिए से नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे गांव शहर में बदल जाए, वो बाज़ार में बदल जाए, क्योंकि बीड़ और मराठवाड़े का बड़ा हिस्सा जो है महाराष्ट्र दरअसल उन राज्यों में से एक है जहां पर सबसे ज़्यादा गांव शहर में बदले हैं और उसे ग्रामीण विकास का नाम दे दिया गया। अक्सर इसको लेकर गोपीनाथ मुंडे इस बात को व्यक्त करते थे कि ग्रामीण विकास इस रूप में संभव ही नहीं है कि आप उसे शहर में तब्दील कर दीजिए। ग्रामीण विकास तब है जब आप गाँव को पुनर्जीवित कीजिए, और गाँव को पुनर्जीवित करने के लिए आपको किसानी को दोबारा जगाना होगा। इसीलिए वो इस बात का जिक्र भी होते रहा कि क्या किसान और किसान की परिस्थितियों को ग्रामीण विकास के दायरे में किस रूप में लाया जाए। और ये एक इंटरलिंक चीज़ें रही हैं भारत में, तमाम मंत्रालयों में ये इंटरलिंक चीज़ें रही हैं। इस मौके पर यह देखने की बात थी कि उसको किस रूप में आगे लागू कराया जा सकेता है या नहीं। तो ग्रामीण विकास का वो हिस्सा जो एग्रीकल्चर से जुड़ता है, खेती से जुड़ता है, किसानी से जुड़ता है, उसमें मराठवाड़ा और विदर्भ को लेकर एक बेचैनी बार बार गोपीनाथ मुंडे में देखी जाती रही। और गोपीनाथ मुंडे अक्सर इसका जिक्र करते रहे कि वो देखा है, उन्होंने उस ज़मीन के सच को देखा है, इसलिए वो चाहते हैं उसे आगे बढ़ाना। लेकिन ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये एम्स के ट्रॉमा सेंटर से बाहर निकलता हुआ ट्रक, सेना का वो ट्रक जो निकल कर गया है, और यहाँ से पार्थिव शरीर तकरीबन 3 घंटे तक की बात, 3 घंटे रखा जाएगा। 4 बजे माना जा रहा है कि रवानगी होगी, इसका मतलब है 2-2.5 घंटे का ही वक्त है जो रखा जाएगा। जनता पक्षापुरता मर्यादित नाही हा विषय, आणि माझे तर त्यांचे संबंध हे खूप वर्षांपासूनचे संबंध चांगले आणि अत्यंत एक उमदा असा एक नेता आज आपल्यात गेला तर वाईट वाटतं स्वाभाविकच आहे। मागे तुम्ही सांगितलं होतं की निवडणुकीच्या काळात तुमचं आणि त्यांचं फोनवर बोलणं झालं होतं, त्यानंतर कधी संभाषण झालंय शेवटचं? नाही, त्याच्यानंतर माझं संभाषण नाही झालं, कारण राज ठाकरे
गोपीनाथ मुंडे के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कितने लोकप्रिय नेता, मेरे करीबी, मेरे दोस्त, मेरी पहचान हुई, और ये सारी चीज़ बता रहे हैं, अपने संबंधों का भी जिक्र कर रहे हैं और राजनीति में गोपीनाथ मुंडे की जो ठसक थी उसका भी जिक्र कर रहे थे। 12 लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की ये तस्वीरें जो कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर से ट्रक के जरिए पार्थिव शरीर दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर अशोक रोड में जो मौजूद है वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और ये वाकई इस वक्त जब ये पार्थिव शरीर बीजेपी के हेडक्वार्टर में पहुँचेगा तो ये एक ऐसा मौका होगा जिस मौके पर समूची पार्टी, समूचा हेडक्वार्टर इस दौर में लगातार भारत की राजनीति को बदलने वाले जनादेश को लेकर उत्साह और उमंग में डूबा हुआ था। हम कपिल के पास चलते हैं। जिस समय ये ट्रक निकल रहा था हमारे संवाददाता कपिल वहीं पर मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किस रूप में ये पार्थिव शरीर वहां से रवाना हुआ। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को एम्स ट्रॉमा सेंटर से बीजेपी हेडक्वार्टर ले जाया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो गाड़ी है, मिलिट्री की गाड़ी है, उसको सजाया गया है और यहाँ एम्स ट्रॉमा सेंटर से बीजेपी मुख्यालय, अशोका रोड के बीजेपी मुख्यालय पर ले जाया जाएगा। इस गाड़ी में मुंडे जो हैं उनके परिवार वाले शामिल हैं और ये डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी इस गाड़ी के साथ जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय के लिए पहुंचे हैं, निकले हैं। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर से पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। जाहिर है चंद मिनटों के बाद ये दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच जाएगा। ये वाकई एक बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए और ख़ास तौर से सरकार के लिए भी एक ऐसे शून्यता की स्थिति है जहां पर उसके सामने रास्ते इस मौके पर शोक मनाने का भी है और शायद जितना बड़ा जनादेश मिला है उसे इस शून्यता के बीच भरने का भी है, क्योंकि कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी लगातार बीजेपी के भीतर बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस दौर में बीते जब से सरकार को संभाला है, सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स को बनाया और फिर मंत्रिमंडल बांट कर लगातार वो मीटिंग बैठक कर रहे हैं, उसमें अगुवाई या नेता के तौर पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने जितनी बड़ी चुनौती ये सारी हैं, उसमें जाहिर है उन्हें बहुत सारे अभिभावक के तौर पर भी इस वक्त बीजेपी को देखना है, क्योंकि बीजेपी में कद्दावर नेताओं की कमी एक दौर में रही। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी का उदय जब भारतीय राजनीति में खासतौर से बीजेपी के जरिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस रूप में हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी इस स्थिति को समझ रहे होंगे कि हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए हर कोई अब उन्हीं की तरफ देखेगा। इसीलिए किस रूप में प्रधानमंत्री मोदी के चाहे वो ट्वीट किए हुए शब्द हों जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से अथक श्रम परिश्रम के बाद गोपीनाथ मुंडे भारतीय राजनीति में एक चमकते सितारे की तरह चमके, लेकिन अब चूंकि उनकी मौत हुई है तो उनका निधन जिस तरह का अकस्मात हुआ है उसमें शक्ति उनके परिवार को दे, पार्टी को संबल मिले, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इस शून्यता को भरने के लिए किसी भी नेता को, खास तौर से अगर वो प्रधानमंत्री के पद पर है और उसकी अपनी कैबिनेट नई ताज़ा तरीन बनी है और लोगों की उम्मीद इतनी बड़ी और बड़ी व्यापक है, इन सब के बीच ऐसा सदमे को किसी शॉक ऑब्जर्वर की तरह प्रधानमंत्री मोदी को ही अपने सीने पर लेना होगा और उसके बाद उस राजनीति को साधना होगा जिसके जरिए लोगों की उम्मीद, उस शून्यता को भरने की परिस्थितियाँ, क्योंकि चुनौतियाँ कई स्तर पर हैं। 4-5 महीने बाद ही चुनाव होने हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होना है। महाराष्ट्र पर सबकी नज़र है। याद कीजिए तो लगातार कांग्रेस वहाँ पर जीतती आई है। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन 3-3 बार हैट्रिक बना चुका है। 1995 में आखिरी मौका था जिस समय 1995 से 99 तक सत्ता में रही थी बीजेपी शिवसेना, उसके बाद से लगातार सत्ता से बाहर ही रही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कार्यकर्ता लगातार इस बात को महसूस कर रहा था कि उसके सामने कोई एक लीडर है, तो वो गोपीनाथ मुंडे हैं, जिसके जरिए वो बीजेपी के लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि शिवसेना के साथ खड़े होकर बीजेपी चल तो रही है, क्या आने वाले वक्त में बीजेपी अपने कद को और बढ़ा सकती है। पिछले दिनों ही उद्धव ठाकरे का जिक्र होने लगा कि शिवसेना उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेगी। बीजेपी के तरफ के भीतर से ये आवाज़ आने लगी थी कि गोपीनाथ मुंडे को आप भेजिए वहाँ पर और उसके जरिए महाराष्ट्र की राजनीति को साधिए, नहीं तो शिवसेना चीज़ों को ना हड़प ले। ये सारी परिस्थितियां चल रही थी, राजनीतिक तौर पर साधी जा रही थी। लेकिन अब एक ऐसा मौका महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी आया है जहां पर उनके कद्दावर नेता की मौत हो गई है।
और एक शून्यता को भरने के लिए अब बीजेपी को भी नेता को तलाशना है, और कहीं ना कहीं जमीन से उठे हुए एक ऐसे नेता के विकल्प को भी केंद्र में और कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर देखना समझना। ये एक शोक का वक्त ऐसा होता है जिसमें आपके सामने एक तरफ जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ चुनौती है, एक तरफ शोक है, दूसरी तरफ खुशी है, इन सब का मिश्रण है ये। और इस मिश्रण के दौर में जब ये जो पूरा काफिला जा रहा है, हम देख पा रहे हैं जो निकला है और लुटियंस की दिल्ली में घुस चुका है, और वहाँ से होते हुए ये अशोक रोड की दिशा में बढ़ेगा, जहाँ पे 11 अशोक रोड जो कि बीजेपी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर पार्थिव शरीर गोपीनाथ मुंडे का रखा जाएगा। जाहिर है वहाँ नारों की गूंज होगी, आसमान तक ये नारे गूंजेंगे, और ये एहसास मुंबई में कहीं ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि मुंबई की राजनीति को शुरू से गोपीनाथ मुंडे ने देखा, और बहुत कम बरस हुए जब वो दिल्ली की राजनीति में आए, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भी वो आए क्योंकि वो समझ रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में ओहदा पाना या कद पाना या अगुवाई करना है तो दिल्ली की राजनीति से ही वो रास्ता निकलता है। लेकिन इसका एहसास किसी को नहीं रहा होगा, खुद गोपीनाथ मुंडे को भी नहीं रहा होगा कि अंतिम सांस वो उस दिल्ली में लेंगे जो कि उनके लिए मुंबई तक पहुंचने का एक रास्ता भरता। तो ये स्थिति में कोई नेता की मौत अगर हो जाती है तो जाहिर है सिर्फ उसके परिजन की बात नहीं आती है, बल्कि उसकी राजनीति को समझने वाले उन तमाम बौद्धिक जगत की बात हो, या फिर समाज सेवा के साथ जुड़े हुए तबका हो, या फिर राजनीति को साधने वाला तबका हो, या फिर राजनीति के विश्लेषण करने वाला तबका, वो इन परिस्थितियों को समझता है कि ऐसे मौके पर किसी नेता की मौत, वह भी वैसे नेता की मौत जिसके सरोकार उस कार्यकर्ता से, आखिरी कार्यकर्ता से जुड़े हों, और कार्यकर्ता को पद ना मिले, हक ना मिले, तो उसके लिए संघर्ष करने वाले अगर नेता की मौत हो गई तो जाहिर है ये उस जिले के लिए, कम से कम उस जिले से अगर बात शुरू कीजिए जो कि बीड़ जिला आता है, परली का जो जिले का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए नथारा जिला, नथारा गांव के प्राइमरी स्कूल का छात्र जो पेड़ के नीचे पढ़ता है, वहाँ से निकलता है तो परली के जिला परिषद के स्कूल में पहुँचता है, वहाँ से निकलता है तो अम्बा जोगई के BA कॉमर्स में नाम लिखाता है, वहाँ पढ़ता है, उसके बाद वो पुणे आता है, पुणे में LLB करता है, और उन सब के बीच वो राजनीति साधने की शुरुआत करता है। इमरजेंसी के बाद राजनीति साधने की शुरुआत होती है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बंजारा समाज को नहीं भूलता है, उस तबके के हित के लिए लगातार प्रयास करता है। उसके लिए जिस रूप में भी काम हो सकता है, पहले महाराष्ट्र की राजनीति में, फिर दिल्ली के जरिए नीतियाँ वैसी बने, पार्लियामेंट के भीतर आवाज़ उठाता है। बंजारा समाज को लेकर कई सवाल लगातार गोपीनाथ मुंडे पार्लियामेंट में उठाते थे, लेकिन अब तो वो सत्ता में थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो कहीं ना कहीं उनके जरिए अब उम्मीद बड़ी थी। लेकिन उम्मीद बड़ी हो और उन सब के बीच शोक की स्थिति आ जाए तो जाहिर है वह भी उस नेता के जरिए जिसकी मौत हुई हो और ऐसे अकस्मात हुई हो, तो ये सिर्फ उस परिजन, परिवार, गांव, जिले तक की स्थिति नहीं है, महाराष्ट्र तक की, ये देश की स्थिति है। और इन सब का एहसास बीजेपी को होगा, केंद्र सरकार को होगा इस वक्त, और प्रधानमंत्री मोदी को तो जरूर ही होगा कि वो समझ रहे होंगे कि ऐसे मौके पर किस तरीके से एकाकीपन घेरता है। और शायद इसीलिए आज जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है तो वो शोक व्यक्त तो होगा ही, लेकिन इस बात का एहसास हर मन में होगा, खासतौर से महाराष्ट्र में आने वाले उनके सहयोगी नितिन गडकरी जो लगातार नज़र भी आ रहे हैं। ये हम देखिए चित्र आपको दिखा रहे हैं, JP नड्डा वहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि माने जा रहा है, और लगातार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, रामलाल जी भी नज़र आ रहे हैं, माथुर, ये सारे चीज़ जो नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ पर अनंत कुमार नज़र आ रहे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। बीजेपी का हेडक्वार्टर जो कि 16 तारीख को ही जिस तरीके से नारों से गूंज रहा था, उत्साह से घूम रहा था, गोपीनाथ मुंडे तो नज़र नहीं आए थे पार्टी हेडक्वार्टर में, लेकिन जिस दिन वो मंत्री बने थे उस दिन अपने घर पे मौजूद थे, और घर पे जब उनसे संवाददाता पूछ रहे थे कि आपके घर भी भीड़ भड़क्का है, अब तो जश्न की तैयारी है, मिठाई बांटी, अब आप मंत्री बन गए, और गोपीनाथ मुंडे बेहद सरलता और सादगी से कह रहे थे मिठाई कहाँ बनेगी, यहाँ तो रोटियाँ बनेगी, और रोटियाँ बनेंगी क्योंकि गाँव के कुछ लोग आए हुए हैं। तो ये सादगी और ये पहचान जो होती है शब्दों के ज़रिए किसी भी नेता की, वो दरअसल उसके उस राजनीतिक श्रम और राजनीतिक अथक प्रयास जो उसने जीवन में किया होता है उसका एक प्रतिबिंब होता है। किसी तरीके का कोई आवरण ओढ़ के गोपीनाथ मुंडे कभी नहीं चले। गोपीनाथ मुंडे सरलता के साथ कार्यकर्ताओं में टिकटों के वितरण को लेकर संघर्ष की स्थिति आती उसे भी सुलझाते थे। किस जगह पे पैसा सांसद निधि का जाना है इसको लेकर भी वो बांटा करते थे, और विधायक जो उनके इलाके के थे उन्हें बताया करते थे कि विकास की धारा देखो, तुम्हें अगर करनी है तो पहले न्यूनतम की पूर्ति करना सीखो, बनिस्पत इसके कि ये जतलाना सीखने लगो कि पैसे इस जगह पे खर्च हुए हैं। यानी
इस तरीके से पैसे खर्च ना हो, सिर्फ खर्च हो जाएं, दिखाई दे, लेकिन उससे कोई लाभ ना हो। तो सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, पंचायत स्तर तक पे पैसा, इसको लेकर एक रुचि गोपीनाथ मुंडे की कम से कम बीड़ जिले को लेकर तो रही। और बीड़ जिले में किसी भी जगह आप चले जाइए, छोटे से छोटे, मौका मिले तो कभी बाईपास से गुजरिएगा जो लातूर की दिशा से आता है बीड़ तक, उस जगह पे कोई भी लाइन होटल हो, उन होटलों में आपको बैठा लेंगे। अगर आप जिक्र गोपीनाथ मुंडे का करेंगे, वो बताएंगे कि परली में किस तरीके से यहाँ पर पावर प्लांट लेकर आया गया, किस तरीके से कारखाने हैं, किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था है। वो सारी परिस्थितियाँ जिसको अपने जीवन में जटिलता के साथ गोपीनाथ मुंडे ने भोगा, बीड़ जिले को उससे परिपूर्ण कराया।